अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, वो भी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व किया करेंगे डेली एक चैप्टर की एक्सरसाइज को, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और टू द पॉइंट हम शॉर्ट क्वेश्चंस याद करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यू और इसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं फाइनल पेपर में। और इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज के अलावा एमसीक्यू की एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की है, वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का कि करेक्ट आपने मेटालिक करेक्टर बताना है। तो इसका ट्रेंड होता है मेटालिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। विच प्रॉपर्टी इंक्रीज़ एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है? तो वो हमारे पास है एटॉमिक रेडियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की कंडीशंस बतानी है। इसमें साइज छोटा होना चाहिए और न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होना चाहिए, तो वो आपके पास पहला ऑप्शन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा कौन शो करता है? फॉस्फोरस है, नॉन मेटल्स शो करती हैं। विच इज़ द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड आपने बताना है। ये मोस्टली लेस नेगेटिव से टॉप से बॉटम होता है, इट बिकम लेस नेगेटिव। अपर एलिमेंट्स का जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन सल्फेट आइन, सल्फेट आइन में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। विच इज़ द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशंस, तो आपने बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताना है अलोंग पीरियड्स, तो वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये सब पीरियड्स में इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एटॉमिक रेडियस आपने बताना है, तो वो पीरियड के अंदर कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो नोबल गैसेज हैं, आर्गोन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2026 का ये। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, नाम से रिप्रेजेंट है आइंस को बनाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है। और यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है सोडियम की। अगर हमने क्या करना है, किसी भी एटम के फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले में आ गए 8 और उससे नेक्स्ट वाले में कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसको स्टेबल करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक जो है उसको रिमूव कर दे। तो सोडियम क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमारे पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, हमने 1 बाय 1 करके उसे रिमूव करना था, उसको बोलना था फर्स्ट फिर सेकंड। अब चूंकि अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने सोडियम की एग्जांपल ली है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन है। वाई डज सल्फ़र हैव अ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन सल्फ़र। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है सल्फ़र का और फॉस्फोरस का। तो अगर एक पॉइंट में इसका आंसर बताऊँ तो आप बताएंगे सल्फ़र की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16 और जो फॉस्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये सल्फ़र की है। पहला शेल आ गया, उसके बाद ये इसका दूसरा शेल आ गया, उसके बाद ये इसका तीसरा शेल आ गया। इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट, और इसके बाद ये जो थर्ड शेल है उसमें एस कंप्लीट है, लेकिन पी जो है हमारे पास इसमें अनपेयर्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपस में रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना सल्फ़र में से आसान है। फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन अगर देखेंगे तो उसमें 15 है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी में अनपेयर्ड होते हैं, और पी अगर हाफ फील्ड हो मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या पी जो है 6 हो मतलब फुल फील्ड हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होता है? बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए उसने कहा है कि सल्फ़र हैज़ अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल काजिंग द मोर
electron electron repulsion, easier to remove electron than from sulfur which has a stable half filled configuration. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2026 का। ये सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इजी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। अब हम ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ छोटा हो, उसकी आयोनाइजेशन, उसकी न्यूक्लियर चार्ज की पावर ज़्यादा हो, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं। साइज़ भी अफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी अफेक्ट करता है, शील्डिंग इफेक्ट भी अफेक्ट करता है। What factors are responsible for increasing the reactivity of alkali metal as we move down the group? अल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। आपने फैक्टर बताना है कि कौन सा फैक्टर उस पर अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ करता है किसी भी एटम का, ठीक है। और जैसे जैसे एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से अवे होते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है। बेसिकली यही फैक्टर है कि न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए जब कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और डाउन द ग्रुप हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। तो ये बेसिक रीज़न है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली मेटल्स की जब डिक्रीज़ होती है तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। वाई डू सम एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? जैसे मोस्टली हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट और ख़ास तौर पे डी ब्लॉक के एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम पी ब्लॉक की एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है। ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो कर रहे हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल्स और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ये +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई आर ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम्स आर मोर आयोनिक दैन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर होती है बेसिक नेचर होती है। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, ये कैसे नेचर के होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी आयोनिक नेचर जो है या कोवलेंट नेचर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती होती है। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न देखें, डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम because sodium and magnesiums are metal with low electronegativity forming the ionic compounds। जो नाइट्रोजन और सल्फ़र हैं या फॉस्फोरस हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं और ऑक्सीजन के साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। गिव रीज़न फॉर डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। आपने सोडियम का रिएक्शन करवाया इसके ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ, और फिर आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन एंड क्लोरीन्स के साथ। दोनों की रिएक्टिविटी में फ़र्क है तो दोनों मेटल्स ही। अब ऐसा क्यों होता है? सोडियम हमारे पास है ग्रुप 1A का मेंबर, इसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान। मैग्नीशियम को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है, मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे पास मैग्नीशियम अगर स्टेबल ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो इसके ऑक्साइड थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं सोडियम की निस्बत। अगर क्लोरीन की तरफ देखें, सोडियम जो है NaCl बनाता है, मैग्नीशियम क्या करते हैं? MgCl2 बनाता है। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर देन हीलियम डिस्पाइट लिथियम न्यूक्लियर चार्ज +3 एंड हीलियम +2। लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है किससे? हीलियम से। ऐसा क्यों होता है? हम इसकी रीज़न पढ़ते हैं। लिथियम हमारे पास ग्रुप 1A का मेंबर है और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, यानी इसका जो 1s है उसमें होते हैं 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम और जो हीलियम है, हीलियम के केस में हमारे पास होता है इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक तो हीलियम एक नोबल गैस है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। और यहाँ से अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। इसका चार्ज ज़्यादा होने के बावजूद इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का है ज़्यादा है। अब एक चीज़ जो स्टेबल है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी रिमूव नहीं करना चाहेगा। लिथियम के केस में हमारे पास क्या है, ये जो S है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या रिमूव कर दे। तो ये लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज की पावर को रोक रहे हैं 1s के लिए। यहाँ पे ये चीज़ बता दी है कि ये जो 2s ऑर्बिटल्स होते हैं ये न्यूक्लियस से अवे होते हैं, इनका चार्ज 3 है हम मानते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये इसके न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है, ये इसकी रीज़न है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। अब ऐसा क्यों है, +4 +5। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। बोरॉन का कितना है, 5। अगेन वही बात आ गई, ये एक स्टेबल है, इसका 1s भी स्टेबल, 2s भी स्टेबल, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे 2x में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हाफ फील्ड होगा, अगर 6 हो तो वो फुल फील्ड होगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की पावर को शील्ड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चार्ज चाहे दोनों का डिफरेंट है, बेरिलियम का +4 है, बोरॉन का 5 है, यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कॉमन इन Na+, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नियॉन, F-। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, नियॉन का कितना होता है, नियॉन का होता है 10 होता है नियॉन का एटॉमिक नंबर। अब Na+ का मतलब है आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। +2 का मतलब है 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 बच गए। +3 का मतलब है आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। नियॉन 0 का मतलब कोई ये चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। ये जो तमाम स्पीशीज़ हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, सेम है। अब हम लोग इसका करेंगे, नेक्स्ट पूछा हुआ है आपने इसका ना इंक्रीजिंग साइज़ का ऑर्डर बताना है, मतलब पहले आप वो लिखेंगे जिसका साइज़ सबसे छोटा है। तो एल्यूमिनियम जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है, उस केस में साइज़ छोटा होता है। एल्यूमिनियम पहले नंबर पे आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद नियॉन और F- ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। आपने इनको क्लासीफाई करना है, एसिडिक नेचर किसकी है, बेसिक किसकी है, न्यूट्रल किसकी है। तो NaCl न्यूट्रल होता है, और MgCl2 स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो PCl5 है नॉन मेटल्स के हैं क्लोराइड, तो ये एसिडिक नेचर के होंगे। फॉर ईच क्लोराइड, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक आई तक इसके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर ईच क्लोराइड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न, आपने रीज़न बतानी है, अगर ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है तो क्यों है। NaCl के जो सॉल्ट है इसमें Cl आ रहा होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl से, और Na आता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो डिज़ोल्व होकर न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं। MgCl2 में Cl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, लेकिन ये जो Mg है ये एक वीक बेस से आ रहा है, ये स्लाइटली एसिडिक नेचर होते हैं। और ये जो B है फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, Cl जो है उसकी नेचर भी कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होते हैं। तो ये आपने इसके रीजंस बता दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस साल तो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये वाले क्वेश्चन थे, लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है। आप सिर्फ इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करें, वो भी एक्सरसाइज की। थैंक यू सो मच।